सत्यशोधक रिसोर्स सेंटर सादर करीत आहे चर्चासत्र शेतकरी कर्जमाफी, शेतीतील आर्थिक अरिष्ट आणि जागतिक भांडवली राजकारण. वक्ते आहेत डॉक्टर रामकुमार. डॉक्टर रामकुमार हे TISS मधील स्कूल ऑफ डेव्हलपमेंटल स्टडीज या विभागाचे डीन आहेत. तसेच त्यांची कृषी क्षेत्रातील अर्थशास्त्र या विषयावर PhD आहे. ऐका तर, शेतकरी कर्जमाफी, शेतीतील आर्थिक अरिष्ट आणि जागतिक भांडवली राजकारण. राजन ने जैसे बात की है, आज जो कृषि का जो संकट है ग्रामीण भारत में, उसके बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो है वो राजन ने यहाँ पे रखे हैं. लेकिन मेरे भाषण में मैं सिर्फ एग्रीकल्चरल लोन वेवर जो है, कर्ज माफ़ी का जो डिमांड है, मैं उस पर रिस्ट्रिक्ट अपने आप को करना चाहूँगा. पहली बात, मैं कुछ आंकड़े अपने सामने रखना चाहूँगा. भारत के सभी बैंकों को हम ले लें, इस जो वो सब जो लोन देते हैं, सभी लोन, किसानों को लोन, कॉर्पोरेट्स को लोन, इंडस्ट्री को लोन, सर्विस को लोन, कार लोन, होम लोन, सबको ऐड करते हैं तो उसका कितना प्रतिशत कृषि को जाता है, वो एक नंबर हम देखें तो करीब 10 या 12, कई बैंक में 8% है, कई बैंक में 10% है, कई बैंक में 12%, मैक्सिमम 12-13% तक जाता है. उसके ऊपर कोई भी बैंक कृषि को लोन नहीं देता. अपने टोटल लोन्स में एग्रीकल्चर का जो शेयर है वो उसके ऊपर नहीं जाता है. दूसरी बात यह है कि अगर हम SBI जैसे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे एक बड़े बैंक को ले लें तो पूरा लोन पोर्टफोलियो जो है उसका, उस बैंक का करीबन पड़ता है 7 लाख करोड़ या 8 लाख. ये जो 8 लाख करोड़ हम पकड़ लें, 7.5-8 लाख करोड़, लार्ज कॉर्पोरेट्स जो हम बोल सकते हैं, उनको दिया जाता है करीबन 20%, करीबन 3 लाख करोड़ जो है लार्ज कॉर्पोरेट्स को दिया जाता है. मीडियम कॉर्पोरेट्स को मिलता है एक और 2 लाख करोड़. रिटेल लोन जो हम बोलते हैं, कार लोन, पर्सनल लोन, ये जो लोन है वो होता है एक और 3.5 लाख. हो गया, हम 7 तक पहुंच गए. अभी जो बचा हुआ है वो मिलता है किसान. इसलिए मैंने बोला कि 8 या 10% के ऊपर किसान को कहीं भी लोन बैंकिंग सिस्टम से नहीं मिलता. ये एक बात. मैं क्यों ये बोल रहा हूँ, ये मैं आखिरी में बोलता हूँ. दूसरी बात है, अगर हम सभी लोन अगर हम ले लें, उसको लोन साइज के हिसाब से, लोन का जो साइज है उसके हिसाब से हम क्लासिफाई करें उसको, तो RBI करता है 25,000 से कम कितने लोन है, साइज वाला एक लोन 25,000, 25,000 से 2 लाख, 2 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, 10 लाख से 25 लाख, 1 करोड़ ऐसे. तो अगर हम देखेंगे कि 25,000 से कम जो लोन साइज है वो मिलता है सिर्फ 0.5% 5% टोटल लोन्स का, 25,000 से कम. एक किसान जो है, स्मॉल एंड मार्जिनल किसान जो हम बोलते हैं, वो लेता है 25-30 हज़ार करोड़, उससे ऊपर एवरेज लोन उसका उतना होता है. तो अगर हम 25,000 से 2 लाख तक जाएं, समझ लीजिए कुछ और किसान ऐसे होंगे जो और लोन हो. मैं कृषि के लोन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सभी लोन्स की बात कर रहा हूं. तो 25,000 से 2 लाख करोड़ तक फंस जाएंगे तो एक 7% जाता है. इन दोनों को हम ऐड करें तो 2 लाख से कम जो लोन है पूरे बैंकिंग सिस्टम में वो होता है 8% से कम, उससे ज्यादा नहीं. अगर हम इसको 10 लाख तक लेके जाएं, 10 लाख के कम कितने लोन है वो हम देखें तो वो भी 20% के ऊपर नहीं जाता. तो यानी कि 10 लाख तक का लोन जो लेता है उन सबको ऐड करेंगे तो बैंक, टोटल बैंक क्रेडिट का 20% के ऊपर वो नहीं जाता है. अभी हम जाते हैं दूसरे एंड में, ये तो छोटा एंड है, तो बड़े एंड में हम अगर हम जाएंगे तो हमको पता चल जाता है कि 43,000 लोग, 43,000 लोग, उनको पूरे क्रेडिट का आधा मिलता है, पूरे बैंक क्रेडिट का आधा. 48% है, 50 राउंड ऑफ कर लेंगे तो 50% ऑफ लोन्स जो है बैंकिंग सिस्टम से जो जाता है वो मिलता है सिर्फ 43,000 लोगों को. उसमें से सिर्फ 11,000 लोगों को मिलता है, उसका जो मेन पार्ट है 43,000 में, वो भी सिर्फ 11,000 लोग हैं, उनको ज्यादातर मिलता है. वो उस पर बहुत ज्यादा आंकड़े में यहाँ पे रखना नहीं चाहूँगा. तो ये हुई दूसरी बात.
टोटल बैंक लोन में कृषि को कितना मिलता है, दूसरा टोटल बैंक लोन का साइज के हिसाब से अगर हम देखें तो किसको मिलता है किसको नहीं मिलता है, और उसके रिलेटिव साइज क्या। तीसरी बात, प्रॉब्लम क्या है, अभी एनपीए की बात हो रही है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। इतना लोन तो बैंकों ने दे दिया, लेकिन प्रॉब्लम ये अभी आ रहा है कि कुछ लोग वापस नहीं दे रहे हैं बैंकों को, उसको एनपीए बोला जाता है। एनपीए का डेफिनेशन ये होता है कि अगर आपने कृषि के मामले में एनपीए होता है कि 2 सीजन तक आपने या इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों नहीं दिए तो वो एनपीए बास्केट में आ जाता है। और दूसरे में अगर आपने 90 दिन या 100 दिन तक कुछ एक्टिविटी आपके प्रिंसिपल या इंटरेस्ट वापस देने में नहीं हुआ तो वो भी एनपीए में आ जाता है। तो अलग अलग उसका वो बदलता रहता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली वो उसका डेफिनेशन होता है। अगर हम एनपीए देखें तो कृषि का एनपीए जो है वो बाकी सब सेक्टर्स से कंपेयर करेंगे तो सबसे कम है, क्योंकि किसान एक डिसिप्लिन्ड बोरोवर है। भारत का सबसे डिसिप्लिन्ड बोरोवर कौन है, यह सवाल अगर पूछा जाएगा तो उसका जवाब होगा भारत का किसान, क्योंकि उसका एनपीए जो है 6% है। टोटल एग्रीकल्चर लोन्स का 6% किसान का को वापस देने में मुश्किल हो जाती है, तो उसको एनपीए माना जाता है। लेकिन हम इंडस्ट्री का देखें एनपीए, जिसको ज्यादातर लोन मिलता है बैंकिंग सिस्टम से, उसका एनपीए 15% है। जब किसान का एनपीए 6% है तो इंडस्ट्री का होता है 15%। मार्च 2016 और सितंबर 2016, 6 महीना, 2 आंकड़े हमारे पास जो अभी अवेलेबल है वो अगर हम देखेंगे तो हमको ये पता चल जाता है कि एग्रीकल्चर का जो एनपीए है, कृषि का जो एनपीए है, वो मार्च 2016 में 6% था, 6% था, और सितंबर 2016 में भी 6% ही है। एक सीजन हो गया तो 6%। इंडस्ट्री का अगर हम देखेंगे तो मार्च में था 10% और सितंबर में हो गया 15%। ये 15% मैंने थोड़ी देर पहले वो नंबर दिया था। ये 5% जो है लाखों करोड़ों में जाता है। ये 5% मतलब छोटा 5% ही तो है, ऐसा नहीं बोला था, वो लाखों करोड़ों में जाता है एक्चुअल अमाउंट। जो एनपीए की जो बात है ये ऐसा है। अभी बात चल रही है कर्ज माफी की, तो कर्ज माफी जो है अगर हम बैंक में काम करने वाले लोगों से पूछेंगे तो कर्ज माफी तो उनकी डेली होती है। कर्ज माफी बैंकों के लिए कुछ नई बात नहीं है, हर साल हर महीने बैंक कर्ज माफी करते हैं। यही है कि उसको अलग अलग नामों में बुलाया जाता है। एक फेवरेट नाम है वन टाइम सेटलमेंट, ओटीएस। ओटीएस के नाम पे बहुत होता है जो बाहर बोला नहीं जाता, क्वाइटली करते हैं। जो बाहर कर्ज माफी ये सब नहीं बोलते हैं, ओटीएस दे दिया बस। ओटीएस को कोई कर्ज माफी नहीं बोलता है। लेकिन अगर हम पूरा ऐड करेंगे, बैंकों ने 2013 से 2016 तक 3 साल अगर हम देखेंगे तो भारत के बैंकों ने करीब 2 लाख करोड़ के आसपास के जो लोन है उसको माफ कर दिए, या तो वन टाइम सेटलमेंट में या दूसरे किसी तरीके से। करीब 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपया जो है वो माफी कर दिया सबको। उसमें किसान नहीं आता है, वो उसमें जो ज्यादातर आता है, क्योंकि किसान की जो लास्ट कर्ज माफी हुई थी वो हुई थी 2008 में, उसके पहले हुई थी 1990 में, बीपी सिंह की सरकार थी तब। तो इंडिपेंडेंट इंडिया 1947 के बाद भारत में किसान के लिए सिर्फ 2 ही कर्ज माफी हुई है, 1990 में और 2008 में। बीच बीच में किसान को भी थोड़ा ओटीएस मिला है, मैं उसके मामले में बाद में बात करूंगा, लेकिन मेजर कर्ज माफी जो है सिर्फ 2 है। अभी कर्ज माफी क्या खराब है? कर्ज माफी की कोई खराबी नहीं है, इंडस्ट्री के लिए भी खराबी नहीं है, एग्रीकल्चर के लिए भी खराबी नहीं है। आप क्यों लोन लेते हैं? लोन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए लेते हैं, एक आर्थिक आवश्यक के लिए लेते हैं। वो कभी फेल हो जाता है, कभी सक्सेस हो जाता है। अगर आपने कृषि के लिए लिया तो आपने बीज बोया और बारिश नहीं हुई, क्रॉप फेलियर हो गया, तो आप वापस नहीं दे पाएंगे। आपने एक दुकान खोली, सोचा कि अच्छी खरीदारी होगी दुकान से, हुई नहीं, या तो मोदी ने डीमोनेटाइजेशन कर दी तो कोई आया नहीं दुकान में, सभी हो सकता है, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी जब करते हैं उसमें रिस्क जो है वो इनहेरेंट है। वो रिस्क के वजह से कभी वो अच्छा चलता है, कभी अच्छा नहीं चलता है। एक अलग कैटेगरी है जो डिलिबरेटली खराब काम करता है, विजय मल्ल्या जैसे लोग, वो अलग बात है। जिसको जो 8,000 करोड़ लेके वो स्प्लैश करते हैं उनको, वो हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। जो जेन्युइन इन्वेस्टर है उनकी बात कर रहे हैं। तो
एनपीए इंडस्ट्री क्यों वन टाइम सेटलमेंट वगैरह इंडस्ट्री क्यों मांगता है, इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों मांगते हैं? वो इसलिए मांगते हैं क्योंकि वो बोलते हैं कि एक्सपोर्ट ग्रोथ नहीं है, ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन में है, हमारे डोमेस्टिक डिमांड जो है वो काफ़ी कम हो गई, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट काफ़ी नहीं है, उसके वजह से कुछ खरीदारी नहीं हो रही है, मार्केट जो है काफ़ी स्लो चल रहा है, तो हमें जितना प्रॉफिट हमने सोचा था मिला नहीं, उसके लिए हमको ओटीएस की ज़रूरत है और बैंक्स कभी कभी दे भी देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है, ये प्रिंसिपल जो है कभी किसान के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। हमारे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है कि ये प्रिंसिपल सिर्फ इंडस्ट्री को अप्लाई होता है या किसी और को अप्लाई होता है, कभी भी किसान के ऊपर ये सेम प्रिंसिपल अप्लाई नहीं किया जाता। 2011 के बाद अगर हम देखेंगे, एक साल छोड़ के किसी भी एक साल में, 2013-14 का एक साल छोड़ के किसी भी एक साल में कृषि की जो ग्रोथ रेट है, जीडीपी ग्रोथ रेट है, वो 1.5% से ज्यादा नहीं गई है। 1.5% से ज्यादा एनुअल ग्रोथ रेट जो है एग्रीकल्चरल जीडीपी में हुई ही नहीं है 2011 के बाद। उसी के अंदर 3 साल में 2012-13, 14-15, 15-16 वो नेगेटिव था, -0.2, -0.5 इस तरह का ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर में था। नेगेटिव ग्रोथ रेट मतलब श्रिंक्स, वो एक्टिविटी है ही छोटा हो जाता है। तो अगर एक एंटरप्राइज ऐसा है आज जिसको एक्चुअली कर्ज माफी की जरूरत है, वो उसकी मिस्टेक से वजह से नहीं, क्योंकि इकोनॉमी स्लो चल रहा है उसके वजह से उसका एंटरप्राइज बुरी तरह से चल रहा है, वो किसान। अभी 6 साल हो गया, 6 साल में 3 साल में नेगेटिव ग्रोथ रेट, 2 साल में 1.5 ग्रोथ रेट। इस सेक्टर को कर्ज माफी की सबसे ज्यादा जरूरत आज है। और हम जो इंडस्ट्री के लिए जो प्रिंसिपल अपनाया जाता है, अगर वही प्रिंसिपल हम एग्रीकल्चर के लिए भी अपनाएं तो किसान सबसे एलिजिबल आदमी है एक कर्ज माफी के लिए आज। इसके बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, राजन ने थोड़ा उसके बारे में मेंशन की है। इसी पीरियड में अगर आप देखेंगे, हम विलेज सर्वे करते रहते हैं, तो 2008 में हम एक विलेज में गए, गांव में गए विदर्भा में, तब 1 एकड़ कपास के लिए उसको इनिशियल इन्वेस्टमेंट की जो जरूरत, टोटल कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो है 6,000 से 7,000 रुपया तक 1 एकड़ कल्टीवेट करना। हम पिछले साल फिर से गए उसी गांव में, फिर से सर्वे किया, तो हमें पता चला कि आज जो 8 साल पहले 6,000 रुपया 1 एकड़ के लिए जो लगता था, वो आज 30,000 रुपया है। दैट मीन्स 4 टाइम्स इंक्रीज ऑफ कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। तो ये इसी पीरियड में हम दाम का देखें, आउटपुट प्राइस जो है एग्रीकल्चर का अगर आप देखेंगे तो बहुत स्लोली वो ऊपर जाता है। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस अगर आप देखेंगे तो क्विंटल के लिए 10 रुपया 20 रुपया 1 साल में बढ़ता है, उससे ऊपर नहीं बढ़ता। कभी कभी बोनस बोल के एक और 10 रुपया दे देते हैं। तो जिस स्पीड से इनपुट प्राइस जो है ऊपर बढ़ रहा है, फर्टिलाइजर का, पेस्टिसाइड का, सीड का, ये जो बढ़ रहा है, उस स्पीड में कहीं उसके पास भी नहीं जा रहा है। आउटपुट प्राइस का जो ग्रोथ है वो उसके आसपास भी कहीं भी नहीं। तो फार्मिंग का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो आज काफी कम हो गया है। वो एक पहली बात। दूसरी बात यह है कि कृषि के क्षेत्र में जो सरकार की जो खर्च होती है वो आज बहुत छोटी हो गई है, कम हो गई है। अगर हम गवर्नमेंट का बजट देखें, पिछले 4 साल या 5 साल का बजट हम देखेंगे, तो एग्रीकल्चर के ऊपर जो खर्च जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो होती है, उसकी बढ़ोतरी जो है वो कुछ हजार करोड़ों में जाता है। वो सिर्फ इन्फ्लेशन के लिए भी, जो प्राइस राइज होता है उस बीच में, उसके लिए भी एडजस्ट नहीं होता है। वो 2013-14 में एग्रीकल्चर के लिए था 2,20,000 कोटी रुपया के आसपास था। अगर आप पिछले बजट में देखें तो 2,40,000 करोड़, मतलब 20 या 30,000 करोड़ जो है वो पिछले 4-5 साल में बढ़ोतरी हुए। वो तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ प्राइस राइस ही, दाम जो बढ़ गए हैं उस बीच में, उसमें ही वो एडजस्ट हो जाता है। तो सरकार की जो खर्च है कृषि के क्षेत्र में, सब्सिडी जो राजन ने बोली, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, इरिगेशन के क्षेत्र में, एग्रीकल्चरल रिसर्च के क्षेत्र में, बीटी कॉटन की बात बोली राजन ने। बीटी कॉटन में अगर हमने पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट अगर लगाई होती, नागपुर में जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च जो है, वहां पे जो रिसर्च होती है बीटी कॉटन के ऊपर, उस पे सरकार ने निक्षेप अगर किया होता तो आज किसानों को उधर की बीकानेरी निर्मा बीटी जो है, BNBT एक सीड वो उसका उत्पादन करते हैं, वो पैकेट में 100 रुपए में मिल जाता। उसके लिए आज किसान 800 रुपया दे रहा है एक पैकेट के।
डेवलप्ड कंट्रीज को देखें, वेस्टर्न कंट्रीज में को देखें, तो टोटल एग्रीकल्चरल जीडीपी का 2% जो है वो एग्रीकल्चरल रिसर्च में लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। भारत कितना करता है? 0.5%। इसलिए चीन की हम अगर बात देखेंगे, चीन में भी बीटी कॉटन है। अगर चीन ने क्या किया, चीन ने मोनसेंटो को बैन नहीं किया, लेकिन अपने चाइनीज एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर जो है, उनकी जो पब्लिक एग्रीकल्चरल रिसर्च सिस्टम है, उसमें पैसा लगाया और चाइनीज वैरायटी ऑफ बीटी कॉटन जो है उसका उत्पादन किया। वैरायटी का मतलब क्या होता है कि आप सीड को सेव करके नेक्स्ट ईयर में आप उसकी सोइंग कर सकते हैं, नया सीड खरीदने की जरूरत नहीं है। इस वैरायटी जो है प्राइवेट कंपनी कभी बनाएगा नहीं। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि अगले साल कोई आएगा नहीं बीज खरीदने के लिए, वही को सेव करके सोइंग कर देगा अगले साल के लिए भी। तो वो क्या करता है? हाइब्रिड प्रोड्यूस करता है। तो हाइब्रिड का क्या प्रॉब्लम है कि सेव करके अगले साल के लिए किसान सोइंग नहीं कर सकता। सोइंग कर सकता है लेकिन उसका यील्ड जो है बहुत कम मिलेगा। तो आपको फिर उसी कंपनी के पास जाके एक नया पैकेट खरीदना पड़ेगा, वहीं से तो उसका प्रॉफिट बनता है। चीन ने इसको क्या किया, पब्लिक सेक्टर में करके, मैंने जो 100 रुपए की बात बोली, नागपुर जो उनको करने नहीं दिया, वो काम चाइना ने किया। तो चाइना ने मोनसेंटो को 3 साल में भगा दिया चीन की मार्केट से। भगा दिया मतलब फिजिकली नहीं, प्राइस्ड आउट कर दिया, क्योंकि मोनसेंटो ने बोला इस दाम में हम यहाँ पे बीज नहीं बेच सकते। तो आज चाइना का जो 90% बीटी कॉटन जो है वो पब्लिक सेक्टर वैरायटी है। भारत का जो बीटी कॉटन है 90% जो है प्राइवेट सेक्टर हाइब्रिड है, क्योंकि इसी में प्रॉफिट है। तो इस तरह अगर आप देखेंगे तो फर्टिलाइजर कॉस्ट बढ़ गया, पेस्टिसाइड कॉस्ट बढ़ गया, इस तरह से किसान का सीड का कॉस्ट भी बढ़ गया। और भी है बहुत सारे चीज। बैंकों की बात हम आएंगे तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, 10 लाख करोड़ जो है वो टोटल किसान के लिए जो लोन है वो 10 लाख करोड़ तक हम देंगे। वो सही बात है, देते हैं। 10 लाख करोड़ जो इज द टोटल एग्रीकल्चरल क्रेडिट गिवन टू फार्मर्स इन इंडिया बाई पब्लिक सेक्टर बैंक्स। लेकिन एक प्रॉब्लम है, 3 प्रॉब्लम मैं बोलूंगा। पहला प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ उसका 45% ऐसा लोन है जिसका साइज जो है लेस देन 2 लाख है। कृषि का लोन है, सिर्फ 45% उसमें ऐसा है इस 10 लाख करोड़ में जिसका लोन साइज जो है वो 2 लाख से कम है। 2 लाख के ऊपर कौन किसान लोन लेता है? कोई कम नहीं। ये 50% से ज्यादा कृषि का लोन 2 लाख के ऊपर का कैसे बन गया? इसलिए बन गया कि वो किसानों को नहीं जाता है, किसी और को जाता है। दूसरी बात, बैंक ब्रांच जो है रूरल हो सकते हैं, सेमी अर्बन हो सकते हैं, अर्बन हो सकते हैं, मेट्रोपॉलिटन हो सकते हैं। इसमें से किसान का लोन कहां से जाना चाहिए? रूरल से जाना चाहिए, नहीं तो सेमी अर्बन से जाना चाहिए। लेकिन भारत का कृषि का लोन का जो 1/3 जो है, 30% के आसपास जो है, 30% के आसपास जो है वो जाता है अर्बन और मेट्रोपॉलिटन ब्रांचेस से। दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई, कोलकाता, यहां सबसे जाता है। ये कौन जाता है? कोलकाता में हमने पूछताछ की तो लोग बोलते अरे आईटीसी का ऑफिस तो इधर ही है। तीसरी बात, किसान को कौन से महीने में कर्ज की जरूरत होती है? जून के महीने में, नहीं तो नवंबर के महीने में, जो क्रॉप सोइंग करता है तब। लेकिन भारत के बैंक थोड़ा अजीब इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो 40% कृषि का लोन फरवरी और मार्च में देते हैं। फरवरी और मार्च में 40% ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट वो दे देते हैं। ये कौन किसान है जो फरवरी और मार्च में लोन लेता है? बात सही है, किसी ने लोन ली है, प्रॉब्लम ये है कि वो किसान नहीं था, कोई और था। तो इसका मतलब यह है कि 10 लाख करोड़ जो है जो बात करते हैं उसका आधा भी किसान तक नहीं पहुंचता है। उसके वजह से क्या होता है, ग्रामीण इलाकों में साहूकारों की जो संख्या है काफी बढ़ गई। बैंक से ज्यादा साहूकारों को ये लोग डिपेंड करते हैं। डेटा सरकार का ही डेटा है, और ऑल इंडिया डेट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे नाम का एक सर्वे है सरकार का, 1992 में, 2002 में, 2013 में, 10-10 साल में सर्वे करते हैं। उसका डेटा हम अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसान 1992 में अगर 100 रुपया लोन लेता था टोटल, उसका 65 रुपीज आउट ऑफ 100 रुपीज वो लेता था फॉर्मल सेक्टर से। फॉर्मल सेक्टर यानी बैंक या कोऑपरेटिव या ऐसा कुछ, 65 रुपीज लेता था फॉर्मल। आज 2013 के 20 साल के बाद, फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन के 20 साल के बाद अगर आप देखेंगे तो वो 65 बन गया है 55।
वो 10 रुपया जो बीच में आता है, जो कम हुआ है, वो आज लेता है मनी लेंडर से या साहूकार से। जो 7% में मिलना चाहिए वो मिलता है आज 20, 25, 30, 40 जैसे जाता है। ये भी एक एडिशनल कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ जाता है। तो किसान का जो संकट क्या है, फर्टिलाइजर प्राइस, पेस्टिसाइड प्राइस, सीड प्राइस, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट, ये सब जो है एक साथ बढ़ गया है। इसलिए मैंने जो बोला, जो 1 एकड़ के लिए 6,000 से काम चला लेता था, आज 30 या 35,000 की जरूरत उसको पड़ती है। पॉइंट ये है कि अगर एक इकोनॉमिक एंटरप्राइज इस तरह की संकट में है तो उसको कर्ज माफी देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक और बात बोलता हूँ, ट्रैक्टर लोन, मैंने ट्रैक्टर की बात की। ट्रैक्टर के लिए कभी कभी ओटीएस हो जाता है ट्रैक्टर लोन के लिए, लेकिन ट्रैक्टर लोन का एक अजीब सिचुएशन ये है कि अगर एक किसान जो है 6 लाख तक जाता है ट्रैक्टर का दाम, उसमें 5 लाख मिल जाता है किसान का। एक बहुत से लोगों ने, जर्नलिस्ट ने, साईनाथ वगैरह लोगों ने काफी उसके बारे में केस स्टडीज की है। साईनाथ का एक एग्जांपल मैं बोलता हूँ, वो 5 लाख ले लिया बैंक से, 15% इंटरेस्ट था। होम लोन जो है 8% में मिल जाता है, ट्रैक्टर लोन 15% में मिल जाता है, ठीक है, 15% इंटरेस्ट दे के 7 लाख तक आ गए। 5 लाख का 7 लाख तक इंटरेस्ट दे के, क्योंकि प्रिंसिपल नहीं दिया, सिर्फ इंटरेस्ट दे रहे हैं, दे के 7 लाख तक आ गए। तब बैंक ने बोला नहीं, अभी नहीं हो सकता, अभी हम बंद कर रहे हैं ओटीएस कितना, 2 लाख। तो 7 + 2 9, लोन बंद कर दिया, लेकिन 9 लाख देने के बाद जो 5 लाख में ट्रैक्टर खरीदा, वो अगर जब ओटीएस के बाद वो लोन बंद हुआ तो हो गया 9 लाख, 4 लाख एक्स्ट्रा दिया है। तो ये क्यों होता है? ये ओटीएस की जरूरत क्यों पड़ी? ओटीएस की जरूरत इसलिए पड़ी कि किसान संकट में है, वो ट्रैक्टर का लोन वापस नहीं दे पा रहा था। तो वही संकट की जो प्रिंसिपल है वो बाकी कर्ज माफी में क्यों नहीं अप्लाई होता है? होनी चाहिए। ज्यादा यहाँ पे बोलना नहीं चाहूंगा, मैं यही बोलना चाहूंगा कि किसान की जो संकट की जो अवस्था है, वो ही इज द मोस्ट एलिजिबल पर्सन फॉर ए कर्ज माफी इन इंडिया टुडे, दैट इज। लेकिन कुछ प्रॉब्लम भी है उसमें। जब हम ये मांग रखते हैं, हमें ये पता होनी चाहिए कि कर्ज माफी एक बैंडेड होती है। ये जो बैंडेड है ना, बैंडेड लगाते हैं ना, वो बैंडेड होती है। वो रियल क्राइसिस जो है, वो रियल रीजन ऑफ द क्राइसिस जो है, उसको वो टच नहीं करता है। वो एक हमें वो उसकी जानकारी हमें रखनी चाहिए। रियल रीजन इज लैक ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन एग्रीकल्चर, inability of banks to give credit to farmers adequately, and inability of the government to provide inputs at reasonable prices to farmers. ये जो अवस्था है, ये जब तक चेंज नहीं होगा, सरकार इरिगेशन में इन्वेस्ट नहीं करता है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट नहीं करता है, ये सब जब तक नहीं बदलेगा, किसान एक संकट से दूसरी संकट तक जाता ही रहेगा और कर्ज माफी की मांग जो है हर 8 साल या 10 साल में आती रहेगी। दूसरी बात ये कि कर्ज माफी जो है वो साहूकार की लोन में कभी भी अप्लाई नहीं होगी। हम मांग रख सकते हैं, वो होगा नहीं, वो होने वाला नहीं, क्योंकि वो इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। अगर इंप्लीमेंट कर दिया तो मैं बोलूंगा, मैंने राजन से 7 लाख रुपया लोन लिया था और आप थोड़ा राजन को 7 लाख दे दीजिए और हम एक प्री डेटेड एग्रीमेंट हम बना लेंगे, ऐसा लोन लिया है। तो वो क्या है, ये नॉन इम्प्लीमेंटेबल है। ये साहूकारों के लोन को जो कर्ज माफी है नॉन इम्प्लीमेंटेबल है। पॉइंट ये है कि वो मांग किसान सभा और सब लोग रख सकते हैं, लेकिन वो इंप्लीमेंट होने वाली नहीं है। लेकिन बात, उसका सोल्यूशन ये है कि अगले 5 साल में या 6 साल में गवर्नमेंट पब्लिक बैंक जो हैं उनकी एक्टिविटी ज़्यादा स्प्रेड हो और साहूकारों को उनकी जो होल्ड है उसमें से किसानों को मुक्त करें। वो वही, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बैंक से किसानों को ज़्यादातर कर्ज दिया जाए, वही इसका सोल्यूशन है। मांग तो रख सकते हैं, वो अलग। तो उसमें उसका भी कर्ज माफी के से ज्यादा संबंध होने वाला नहीं है। कर्ज माफी अगर होगा वो सिर्फ सरकारी बैंक का होगा और किसी और का होने की पॉसिबिलिटी जो है वो काफी कम है। मैं अपनी बात यहाँ पे खत्म करूंगा। थैंक यू।